हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल में। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके साथ-साथ हम ऐसे टॉपिक्स को उठा रहे हैं इस टॉपिक्स में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी लाइव हो एक बार कमेंट कर दीजिएगा और मुझे ये बता दीजिएगा कि आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? आप जल्दी से बता दीजिएगा, फिर इसको हम और आगे ले चलेंगे। और ये जो वीडियोज़ हैं, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपका साइंस, इन्वायरमेंट ये सब सेक्शंस आते हैं या जनरल स्टडीज के पेपर कहीं भी होते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां भी आपको भेजना हो प्लीज इसको भेज दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो कि मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। कुछ लोगों को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, कुछ लोगों को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि आपको पता ही होगा जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है, केयरिंग होती है, ठीक। इसका साथ साथ याद रखिएगा जो ये टॉपिक्स हैं ये लगभग सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दीज हैव ह्यूज इंपॉर्टेंस। क्यों ह्यूज इंपॉर्टेंस है? क्योंकि आप कभी भी कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो आप देखेंगे, आप यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, तो सभी जगहों पे यहाँ से क्वेश्चन उठाए ही गए हैं, ठीक है। और कोई भी आप किसी भी ईयर का पेपर उठाइएगा, देन यू विल फाइंड एवरीथिंग। तो आप देखेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन इन्हीं से कोरिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। पहले आइए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे लगता है मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ लोग लाइव आ गए, ठीक है। और प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और जहां भी आपको करना हो। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप ये वीडियो मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स की बेहद मांग पे बना रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि सर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन सा नहीं है, इसके क्या मतलब होते हैं, मेंस में कैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये बताइएगा, ठीक है। वेल, आप आई मैं स्टार्ट करता हूँ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बी लाइव। चलिए, हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। जब भी आप कोई भी क्लास करते हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आप देखेंगे हर बार आपसे बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे इन वीडियोस में कि बायोस्फीयर होते क्या हैं, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और लास्ट में इंडिया में जो आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में आज तक। ये वीडियो मैं आपका जुलाई 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय तक आपका मतलब 1 जुलाई 2024 तक आपका केवल अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। हम उनकी बात करेंगे। एक पॉइंट यहाँ से और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में किस कंट्री में सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वहां बताएंगे स्पेन का नाम बताएंगे। किसका? स्पेन का, क्योंकि स्पेन के अंदर आपके सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व है। आइए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। पहली बात तो ये कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है एंड व्हाई दे आर मेड, कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है और उन्हें क्यों बनाया गया। पहली बात तो याद रखिएगा, जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर जैसे नेम इंडिकेटर है, बायोस्फीयर ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे हम बायोडाइवर्सिटी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कंजर्व करते हैं टू सस्टेन, यू कैन से टू सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ। जीवन को इस अर्थ पे सस्टेन के लिए, बचाने के लिए हम उसको सेव करते हैं। क्योंकि विदाउट बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं, किसी भी इकोसिस्टम अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, सो दैट कैन नॉट ग्रो मोर, वहां पे आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगी। एंड बिकॉज दीज हैव ह्यूज इंपॉर्टेंस फॉर द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन सभी का आपके इन्वायरमेंट पे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट है। इसलिए उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, काफी लोग लाइव है। अच्छा, जब लाइव होते हैं आप लोग काफी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। आई तो इसकी बात हम कर रहे थे जो, तो देखिए कह रहे हैं लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये आपके जो लर्निंग, आपके जो कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, दीज आर द लर्निंग प्लेस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं आपके धारणीय विकास की, तो उसके क्या होते हैं, ये आपके लर्निंग प्लेस है। क्यों लर्निंग प्लेस कह रहे हैं? क्योंकि इन एरियाज में, ठीक है, क्योंकि इन एरियाज में यू विल फाइंड एवरीथिंग। इन एरियाज में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको जाननी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या है? क्योंकि जो भी हमारे रिसर्च वर्क है एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, वो सारी चीजें हमें बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिल जाती है। इसलिए सो दैट्स व्हाई दीज आर द लर्निंग प्लेस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम धारणीय विकास की बात करेंगे, सो दीज आर द लर्निंग फेज, इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर साइट्स फॉर टेस्टिंग interdisciplinary approaches to understanding the managing challenges and interactions between social and ecological system including conflict prevention and management of biodiversity। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये ऐसे एरियाज है, ठीक है, ऐसे एरियाज है जहां पे हम टेस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस देखते हैं बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के बीच में। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहता, द साइट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्या है, साइट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे, सो दे आर प्लेसेस दैट प्रोवाइड्स लोकल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस।
ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे आपको छोटे छोटे सॉल्यूशन, मतलब लोकल सॉल्यूशन तो मिल ही जाएंगे, इसके साथ साथ अगर आपने उन सॉल्यूशंस को क्लियर कर लिया, समझ लिया आपको, तो ग्लोबल लेवल पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं उनकी बातें भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोर आगे देखेंगे। सो इट इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल, मेराइन एज वेल एज द कोस्टल इकोसिस्टम। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि केवल आपका टेरेस्ट्रियल ही होगा, जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है ये टेरेस्ट्रियल भी है, मेराइन भी है और आपका कोस्टल इकोसिस्टम भी है, ये सारे ही प्रिजर्व किए जाते हैं। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में ये समझिए एक लाइन में कि हम प्रिजर्व करते किसी स्पेसिफिक एरिया को कि वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी ना हो और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रॉपर्ली ग्रोथ और डेवलपमेंट उनमें मिलता हो, ठीक है। चलिए हम इसकी और बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है इनमें 3 जोन होते हैं, कैसे 3 एरियाज होते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें 3 एरियाज होते हैं। जैसे आप ये पाते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित कौन करता है, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करने का काम है ये आपका जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करती है और उसको जो प्रोटेक्ट करने का काम, उसको जो संरक्षित करने का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। जिस स्टेट के एरिया में या कह सकते हैं जुडिशन में वो आपका आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, वो उसको प्रिजर्व करेगी और उसकी मॉनिटरिंग का, उसकी फंडिंग का मैक्सिमम पार्ट वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि उसको जो घोषित करने का काम किया है कि ये एरिया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं हम। आपको मैंने पहले बोला 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर का जो जोन इसको बोलते हैं कोर जोन। एक और पेपर ले लेता हूं फिर मैं बताता हूं आपको मैं। ये आप समझ लेंगे तो याद रखिएगा, जब आप ऐसी इमेज बना देते हैं, ठीक है, जब आप ऐसी इमेज बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेंस की बात भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। देखिए एक होता है आपका कोर जोन, फिर आपका बफर जोन और एक आपका ट्रांजिशन जोन। जो आपका कोर जोन होता है, कौन सा? कोर जोन, फिर एक आपका बफर जोन और एक आपका ट्रांजिशन जोन। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये। हाँ शायद दिख रहा है, देन इट विल बी ओके। देखिए जो आपका कोर जोन होता है, ठीक है, जो आपका ये कोर वाला जोन होता है और एक आपका ये बफर जोन होता है, बफर जोन, ये आपका बफर जोन होता है और फिर उसके बाहर आपका ये ट्रांजिशन जोन होता है। इसको देखिए, पहले हम कोर जोन की बात करते हैं। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन वेयर नेचुरल प्रोसेस एंड बायोडाइवर्सिटी इज प्रिजर्व। मतलब इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। जब बात करें बफर जोन की, सराउंड्स द कोर एरियाज वेयर द ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंपैटिबल विद द कंजर्वेशन एंड द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप कह सकते हैं कि देखिए जो आपका पहले बिल्कुल कोर जोन होता है, सब अर्थ के कोर की बात करते हैं, तो कोर जोन में आपकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज आपकी अलाउ नहीं होती। नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउ इन द कोर जोन एंड यू कैन से प्रोटेक्टेड, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन। जो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का जो आपका कोर जोन होता है वो आपका स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन है, वेयर नेचुरल प्रोसेसेस एंड बायोडाइवर्सिटी आर प्रिजर्व। जहां पे हमारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं और बायोडाइवर्सिटी उसको हम प्योर फॉर्म में प्रिजर्व करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोर जोन कहते हैं। कोर जोन के बाहर आपका आता है बफर जोन। क्या होता है बफर जोन? इसमें क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में, इसलिए मैं बता रहा हूं। बफर जोन की बात करें, सराउंड्स द कोर एरिया। ये क्या करता है? पूरे जो कोर एरिया है उसको सराउंड करता है। क्या करता है? उसको सराउंड करता है। वेयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंपेटिबल विद इन द कंजर्वेशन एंड रिसर्च। इसमें जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो आपका जो भी बफर जोन में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो केवल रिसर्च वर्क के लिए, मान लीजिए हम साइंटिस्ट हैं या कुछ आप साइंटिस्ट हैं, तो केवल रिसर्च वर्क के लिए और बहुत ही माइन्यूट लेवल पे यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं। अब जब बात करें ट्रांजिशन जोन की, इट इज द आउटर मोस्ट जोन। जो आपका बफर जोन के बाहर क्या आता है? आपका ट्रांजिशन जोन आता है, वेयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड ह्यूमन वेलबींग आर प्रमोटेड। तो इसमें आपको पता होगा जो भी आपके जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इनके चारों तरफ मेनली आपके जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, ठीक है, आदिवासी समुदाय के लोग, ट्राइबल्स की बात हम कर रहे हैं, तो वो लोग रहते हैं। तो उनको वहां पे कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर के लिए उनको प्रमोट किया जाता है, क्योंकि उनका जो रहन सहन खाना वो सारा उन कह सकते हैं कि उस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा होता है, इसलिए उनकी एक्टिविटीज को हम प्रमोट करते हैं कि हाँ भाई आप रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, 3 जोन है हमारे। पहला हमारा कौन सा? कोर जोन, फिर आपका बफर जोन और नेक्स्ट हमारा क्या है? आपका ट्रांजिशन जोन। जो आपका बफर जोन सबसे पहले कोर जोन होता है, कोर जोन में आपका हाईली प्रोटेक्टेड है, वहां पे कोई नहीं जाएगा, ना कोई आदिवासी जाएगा, कोई भी जो आपके पर्सनल रिलेटिव्स है वो भी नहीं जाएंगे। जब बात करेंगे आपके हम बफर जोन की, तो बफर जोन में जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं रिसर्च से रिलेटेड है, केवल ओनली दे कैन एंटर, केवल वो एंटर कर सकते हैं। जब ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं तो यहां हम कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को हम अलाउ करते हैं। इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। मैंने आपको फिगर में समझा दिया तो फिर हो सकता नहीं इसके, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप कैसे, इट प्ले अ क्रूशियल रोल एज कार्बन सिंक्स। ये क्या रोल प्ले करते हैं?
जो हम कार्बन सिंक्स की बात करते हैं, तो कार्बन सिंक्स के फॉर्म में ये बहुत ही क्रूशियल रोल बहुत ही क्रूशियल रोल या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ आपको पता हो जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हमारे प्लांट्स होंगे, और प्लांट्स का काम क्या है कि जो भी हमारा हार्मफुल CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो वी कैन से इट प्ले अ क्रूशियल रोल एज कार्बन सिंक एज एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है। जो वर्ड्स है उनको आप पक्का लिखिएगा, कार्बन सिंक क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ sanctuaries for a wide variety of ecosystem including tropical rainforest, alpine deserts and coastal areas providing habitats for countless unique plant and animals। ये तो आपको पता ही होगा कि ये ऐसे एरियाज होते हैं कि ऐसे सेंचुरीज की तो वर्क करते हैं जहां पे लगभग हर प्रकार के, ठीक है, लगभग हर प्रकार के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपके प्लांट हो जाएंगे, एनिमल हो जाएंगे, ये सारे आएंगे, उनको हम प्रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं हम? उनको हम प्रिजर्व करते हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इको टूरिज्म। इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे 17 गोल्स हैं जिसको हमें 2030 तक किसी तरह प्राप्त करना है। इट्स आर एम, ये हम सभी का क्या है, एम है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने का काम ये बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। इसके साथ साथ जो इको टूरिज्म की बात करते हैं, आपको पता होगा बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, फिर हमारे देश में भी है, जो कि उन सेक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रांजिशन जोन में वो जाना चाहते हैं, वहां की लाइफ को देखना चाहते हैं। सो इट विल ऑल्सो प्रमोट द इको टूरिज्म। तो ये हमारा इको टूरिज्म को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प टू बूस्ट आवर इकोनॉमी, जो क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करें, ये देख लिया आपने। नेक्स्ट हमारा है चैलेंजेस फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है इनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा बिना चैलेंज के हमारी यूपीएससी खुश नहीं होगी, तो मैं चैलेंजेस भी बताने हैं कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस, कि कौन कौन सा आपके मेजर चैलेंजेस हैं फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसके क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं आपको बताना है, ठीक है। जो लोग भी लाइव हो बता दीजिएगा मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आइए देखिए, तो उसके बाद जो हम कर रहे थे, तो आप क्या क्या इसके हैं, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, जी पता है आपको कि तेजी के साथ वन कट रहे हैं, जो आपके जंगल या वन है जो तेजी के साथ कट रहे हैं, सो दे विल ऑल्सो, दैट्स ट्रू, दैट दे विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ह्यूमन लाइफ, डिस्ट्रॉय द लिविंग लाइफ, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड व्हेन दे विल बी डिस्ट्रॉय, सो आई थिंक देयर विल बी नो लाइफ, क्योंकि बिना बायोस्फीयर, बिना कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज बायोस्फीयर कंजर्व्स द बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो आपके बायोस्फीयर है वो आपके क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। और चूंकि बिकॉज दे वर्क लाइक अ साइट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द लिविंग बींग्स, क्योंकि वो लिविंग बींग्स के लिए आपके साइट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो वो नहीं हो पाएगा। सो हम कह सकते हैं कुछ सालों बाद हो सकता है कि जीवन ही ना रहा है। सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट रैपिड डिफॉरेस्टेशन। अगर बहुत तेजी के साथ आपका डिफॉरेस्टेशन होगा या वनों का वन कटेंगे तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जिंदा नहीं रह पाएगा। तो चोरी से, तस्करी से, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा, तो आपका जो डिफॉरेस्टेशन है इट विल डिस्ट्रॉय द बायोस्फीयर रिजर्व, वो पूरा पूरा बायोस्फीयर को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको याद रखिएगा, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस की बात करते हैं तो आपको पता होगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको 3 जोन बताए थे, ये हमारा कौन सा होगा, ये आपका कोर जोन हो गया, ये कोर जोन है, इसके बाहर आपका बफर जोन है, और इसके बाहर आपका क्या है, ट्रांजिशन जोन है। जो आप डिफरेंट डिफरेंट जोन्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन जोन है। सो दीज आर डिफरेंट जोन्स, ये आपके डिफरेंट जोन्स है, ठीक है, और बीच में आपका बफर जोन है। तो ये जो बात कर रहे हैं हम इन जोन्स की, तो होगा ये कि अगर इसमें हम जो हम प्रिजर्व करते हैं, जो खासकर जो कोर जोन है, तो वहां पे मेनली हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जो उनका नेचुरल हैबिटेट है, जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया, जो नेचुरली वहां पे मिलता है, तो पूरे पूरे एरिया को आप प्रोटेक्ट कर दिए, जिसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहते हैं हम? इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन वही हो पाएगा जहां पे आपका नेचुरल हैबिटेट में हम उसको हम कंजर्व कर लें। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आपका अगर उसमें हैबिटेट का लॉस होगा, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जब आवासीय प्रदूषण होगा, कह सकते हैं कि आवासीय विनाश होगा, तो फिर वो ऑर्गेनिज्म आपके डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो कि क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वो हमारे प्रकृति के लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हैबिटेट लॉस नहीं होना चाहिए, और जब हैबिटेट लॉस होगा तो क्या होगा, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसमें सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले हमारा पॉल्यूशन है। क्या बात है, पॉल्यूशन। अगर आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, या आप कैसे ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, जब आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा
या आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सो दैट विल श्योरली अफेक्ट द climate, and when the climate will be affected, so whole organisms of biodiversity will affected. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी को अफेक्टेड होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज लीड्स टू डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो जो भी आपके बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम चेंजेस इन लैंड यूज सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ जो एरियाज जिसमें आपको जो बताया था ना, आपका जो ट्रांजिशन जोन है आपका, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ी बहुत अलाउ है, जहां पे जो नेटिव पीपल है वहां के, उनको थोड़ी बहुत आपकी अलाउ है। तो कह सकते हैं कि चेंजेस इन लैंड यूज, अब पता लगा कि उसको मतलब पेपर में वो है क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और बट लोगों ने कब्जा करके, जो देखा होगा आप लोगों ने न्यूज़पेपर, लोग थोड़ा बहुत कब्जा करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर वहां पे वो अपने जानवरों को बेचते हैं, फिर जानवरों के पीछे पीछे जाके वो फिर अपना शिकार भी करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कह रहे हैं हम चेंजेस इन लैंड यूज, लैंड का यूज जो है चेंजेस हो जाएगा। अब उसको एग्रीकल्चर में हम करें, यहाँ पे फिर हम माइनिंग करना स्टार्ट कर दे, जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ वगैरह में बहुत सी जगह पे माइनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो दैट विल बी हार्मफुल, वो क्या होगा, वो बहुत ही हार्मफुल होगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इट विल चेंज द category of biosphere reserve, and when the category of biosphere reserve will be changed, so that will destroy natural habitat, that will destroy the life of every organism of that country. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको पता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पे जो किनारे किनारे जो बिल्डर्स हैं बोलेंगे हमें माइनिंग करनी है, गवर्नमेंट में परमिट दे देगी। अब वो धीमे धीमे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने के चलते जिनके लिए जिन ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व को बनाया था, वो आपका अफेक्टेड होंगे, एंड व्हेन दे विल बी अफेक्टेड, सो द होल बायोस्फीयर रिजर्व विल बी अफेक्टेड। सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस फॉर द लॉस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसको पॉइंट्स पे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी बनेंगे आप पॉइंट्स पे लिख सकते हैं कि व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम और आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें फ्यूचर प्लान्स, कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, कि बायोस्फीयर रिजर्व के हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग लोकल इनिशिएटिव्स, कि हमें क्या करना, हमें लोकल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि लोकल इनिशिएटिव की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि इंडिया चाइना की, तो बॉर्डर्स में या लद्दाख का जो एरियाज है, तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे लोकल जो पीपल है, ठीक है, उनको आप उनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करिए ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे प्रॉपर, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई हमारा दुश्मन देश की क्या एक्टिविटी है। सेम यहाँ पे कि अगर जो लोकल्स लोग हैं जो आपके उस बायोस्फीयर रिजर्व के चारों ओर है या ट्रांजिशन एरियाज में है, तो उनकी इतनी सुविधाएं दीजिए, उनको इतनी प्रोवाइड करवाइए कि वो खुद आपकी हेल्प करने आए। क्या करें, वो खुद आपकी हेल्प करने आए। अगर कोई शिकारी आता है, कोई माइनिंग वाले कुछ अगर गलत काम करें, तो तुरंत वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो नोटिफाई करें कि सर इस एरियाज में ये प्रॉब्लम है। तो अगर लोकल लेवल पर इनिशिएटिव होगा, सो दैट विल कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ उनमें भी हम सेल्फ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज डालें कि वो लोग आपस में मंडली बनाएं, वो लोग खुद उसके प्रति जागरूक हो, उन्हें हम इतना जागरूक कर दें कि जैसे मान लीजिए कि वो अगर जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अगर वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो उन्हें हम इतना सुविधाएं दे दें, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें हम इतना समझा दें कि इस जंगलों के कटने से ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में बताएं। सो आई थिंक इट कैन हेल्प। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको पहले बताया, इंपावरिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि हम डेवलपमेंट अलग है, प्रैक्टिसेस अलग है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हम ये करते हैं कि हम उन्हें ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट का लॉस ना हो और उनका काम भी चलता रहे। ठीक है, जैसे आप जीरो टिलेज की बात करते हैं, जीरो टिलेज वगैरह की, अगर ऐसे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व बच सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कर सकते हैं हम, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडाप्टेशन। इसके साथ साथ हमें जो क्लाइमेट में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा, बहुत से मेजर्स हैं, देखेंगे हम। नेक्स्ट फंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे पहले बताया, जो भी काम कर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां के लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, तो आपको फंडिंग देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द फंडिंग ऑफ दैट एरियाज, कि गवर्नमेंट को फंडिंग को उन एरियाज के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड व्हेन दैट विल बी इंक्रीज, सो आई थिंक द पीपल विल बी हैप्पी एंड दे विल नॉट डिस्ट्रॉय द बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम और आगे चलते हैं। सो दीज आर द मेन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। एक एक बायोस्फीयर रिजर्व को देख लीजिएगा। उम्मीद है
आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। ये इन वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, पक्का आपको याद हो जाएगा। आई एम श्योर 2-3 बार इन वीडियोस को देखें, आपको पक्का याद हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। पहला हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है इसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। कहाँ इसका है? इसका लोकेशन आपका है, याद कर लीजिए बिल्कुल, मैप में देख देख के, ठीक है। इसका लोकेशन आपका है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, याद होना चाहिए। क्यों फेमस है? रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स, इसमें क्या है? नीलगिरी ताहार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन इस पे आया, आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। नीलगिरी ताहार और आपका लॉयन ट्रेल मकाओ, और जो आपका लॉयन ट्रेल मकाओ है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में है, तो इसको आप याद रखिएगा। मैंने बोला था हर बार क्वेश्चन उठाइएगा, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी में कभी कभी है, यूपीएससी में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिक्स देख लीजिएगा कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है, तो आप सीधे बोलेंगे सर इसका बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है, इसको याद रखिएगा। क्यों फेमस है? तो आप कह सकते हैं रिच इन बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स नीलगिरी ताहार। जो नीलगिरी ताहार एक बकरी है, जो नीलगिरी ताहार है ये एक बकरी की वैरायटी है, बकरी की स्पीसीज है, नीलगिरी ताहार नाम उसका। लॉयन टेल्ड मकाओ है, जो एक बंदर की प्रजाति का एक है, जिसका शेर की तरह उसकी पूंछ होती है। सो दीज आर इंडेंजर्ड, वो इंडेंजर्ड है, बट वो इस एरियाज में मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें, सेकंड हमारा है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है इसका? है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड लोकेशन इसकी क्या? उत्तराखंड। ये हमें कहाँ मिलता है? तो ये आपका उत्तराखंड मिलता है, याद रखिएगा बिल्कुल। इसकी स्पेशलिटी क्या है? हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो पहाड़ पे है, ठीक है, पहाड़ी एरिया पे है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या मिलेगा? हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम मिलेगा। इंक्लूड्स स्नो लेपर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या मिलता है? तो यहाँ पे आपका स्नो लेपर्ड मिलता है। इसको बिल्कुल दिमाग में रचा बसा लीजिए कि भाई हिमालयाज में है, सॉरी उत्तराखंड में है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे स्नो लेपर्ड मिलेगा। स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन मस्क डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि हिमालयन मस्क डियर कहाँ मिलता है, ये डियर की एक वैरायटी है, कहाँ मिलेगा? तो सीधा आप चिल्ला के बोलेंगे सर ये आपके जो उत्तराखंड एरियाज में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है नौकरेक। आप देखिएगा, जो अगर मेरे प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप, तो देखिए सारे के सारे आपको वहां से मिल रहे हैं। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका लोकेशन मेघालय है। इसका लोकेशन क्या आपका है? मेघालय है, याद रखिएगा। क्यों फेमस है? होम टू द रेड पांडा। तो ये क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा कि भारत में रेड पांडा कहां मिलता है, तो सीधे आप बोल सकते हो सर मेघालय में, कहां पर भी? नौकरेक में। एंड यूनिक सिट्रस स्पीसीज, और कुछ अलग से आपके सिट्रस स्पीसीज मींस ऑरेंज वगैरह की कुछ ऐसी स्पीसीज मिल जाती हैं जो कि इसको बिल्कुल यूनिक बनाती हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम और आगे देख लेते हैं। तीनों याद रखिएगा भाई। नीलगिरी कहाँ है? तो उसका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नौकरेक कहाँ है? मेघालय में। बिल्कुल मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहाँ है, इसका नेम बता रहा है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसकी स्पेशलिटी क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आप समझ जाएंगे कि आपका प्योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इंक्लूड्स, अब इसमें क्या करा है? निकोबार मेगापोड। क्या है इसमें? आपका निकोबार मेगापोड मिलता है, एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और क्या मिलता है हमारा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये यहाँ के मेन ऑर्गेनिजम्स है, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी नेम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ होगा, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन हमारा क्या? तमिलनाडु। इसका लोकेशन क्या आपका? तमिलनाडु। इसकी स्पेशलिटी क्या है? सीधे बोलेंगे रिच मराइन बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियस बात है भाई, मराइन एरिया है, सो इट्स रिच मराइन बायोडाइवर्सिटी। इंक्लूड्स डुगोंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डुगोंग बहुत बार पूछा गया कि डुगोंग कहाँ मिलता है, सीधे बोलेंगे आप मन्नार की खाड़ी मिलता है तमिलनाडु के पास, और वहीं पे इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया, ठीक है। और वेरियस कोरल स्पीसीज, इसके साथ साथ बहुत सारी कोरल स्पीसीज भी हैं, वो भी इस आपकी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा हमारा है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको पता भी होगा कहाँ हमारा, इसका लोकेशन कहाँ आपका है? आसाम में। कहाँ पड़ता है इसका लोकेशन? आसाम में। क्यों फेमस है? तो आप कह सकते हैं होम ऑफ गोल्डन लंगूर, जो आपके सुनहरे लंगूर होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका पिग्मी हॉग, जो आपका पिग्मी हॉग होता है, ये भी आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व में इजिली मिल जाता है, तो इनको आप याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, याद रखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका अगला आपका है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा आपका है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन आपका वेस्ट बंगाल। कहाँ मिलता है? आपका जो वेस्ट बंगाल सुंदरबन, आपको ज्योग्राफी में पता ही होगा कि सुंदरबन कहाँ मिलता है, वही ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा एरिया, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ हमारा है? वेस्ट बंगाल। क्यों फेमस है? आप खुद बताएंगे। लार्जेस्ट इंश्योरिटीज
मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के सबसे अधिक वही मिलते हैं, तो मैंग्रोव से आप कोरिलेट कर लेंगे। इंक्लूड्स बंगाल टाइगर, जो आप बंगाल टाइगर की बात मिलते हैं करते हैं वो आपका सुंदरबन में एरिया में मिलता है। इसके साथ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो हमारा अंडमान में मिल रहा था, जो आपका अंडमान में मिल रहा था सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वो भी यहाँ पे इजिली अवेलेबल होता है, ठीक, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करें इसका, नेक्स्ट हमारा है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा हमारा है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसका लोकेशन आपका कहाँ है? इसका लोकेशन आपका ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा में। इसको आप याद रखें, ठीक है। चलिए आप उड़ीसा, ये बिल्कुल भी दिमाग में डाल रखिएगा, उड़ीसा को चेंज हो जाओ भाई। वेल, क्या इसकी स्पेशलिटी है? तो टाइगर, यहाँ पे क्या हमें टाइगर मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे। टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व है। रिच इन मेडिसिनल प्लांट, इसके साथ साथ जो मेडिसिनल प्लांट है, जो रिच मेडिसिनल प्लांट है, उसके लिए आपका बहुत ही क्या है, फेमस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है डिब्रू साइकोहा बायोस्फीयर रिजर्व। इसका लोकेशन हमारा क्या है? आपका आसाम में है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? होम ऑफ फेरल हॉर्स, ये फेरल हॉर्स यहाँ पे मिलते हैं। एंड व्हाइट विंग्ड वुड डियर, क्या है आपका? है व्हाइट विंग्ड वुड डक। व्हाइट विंग्ड वुड डक की बात करते हैं, ये भी इसका नेशनल होमलैंड है। तो ये दोनों ही यहाँ के फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा आपका फेमस है। तो आप कहेंगे कि आपका आपका फेरल हॉर्स और व्हाइट विंग्ड वुड डक्स, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका है, थोड़ा कलर करना भूल गया मैं, 10th दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखें, दिहांग दिबांग अगर आपको याद है, दीज आर रिवर्स, ठीक है। तो रिवर से आप कोरिलेट कर लेंगे किस राज्य में मिलेगा, तो सीधे आपका अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्पेशलिटी क्या है? हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम, भाई ये भी हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम है। इंक्लूड मिसमी टाकिन, क्या मिलता है हमारा? मिसमी टाकिन एंड रेड पांडा। इसमें आपका मिसमी टाकिन और रेड पांडा दोनों मिलते हैं। आपको पता होगा मिसमी एक ट्राइब भी है, मिसमी वहां की एक ट्राइब भी है, वहां से इसको आप कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में कि मध्य प्रदेश में, वो पंचगनी है। पंचगनी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, और ये पंचमढ़ी है, ठीक है। पंचमढ़ी भाई लक्ष्मण जी वाला, तो याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए पंचमढ़ी की बात, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। लोकेशन क्या है इसका? एमपी, मध्य प्रदेश। इसका काम क्या है? स्पेशलिटी इन फ्लोरा एंड फना, भाई रिच एरियाज में यहाँ पे फ्लोरा एंड फना मिलेंगे। इंक्लूड्स इंडियन गैंट स्क्वायरल, जो आपके बड़ी स्क्वायरल है, एंड लेपर्ड, और आपके लेपर्ड के लिए भी आपका क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 12th कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। जब बात करते हैं आप, ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ हमारा? सिक्किम में, कोरिलेट कर लेंगे आप सिक्किम में। अब इसका काम क्या है? इंक्लूड्स माउंट, ठीक है, इंक्लूड्स माउंट कंचनजंगा एंड थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आपको पता है कंचनजंगा क्या है? ये थर्ड हाईएस्ट पीक है आपका, होम ऑफ स्नो लेपर्ड। और क्या है ये? आपका स्नो लेपर्ड, कंचनजंगा जो क्या है, स्नो लेपर्ड, और आपका रेड पांडा का क्या है, ये दोनों आपका होम टाउन है, या कह सकते हैं कि होम है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा आपका है? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। आपको पता है बार बार पूछा गया, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई वगैरह याद रखिएगा। अगस्ता मलाई, इसका लोकेशन क्या है? तमिलनाडु एंड केरला। इसका लोकेशन क्या है? तमिलनाडु एंड केरला है। रिच इन एंडेमिक स्पीसीज, ये एंडेमिक स्पीसीज के लिए बहुत रिच है। इंक्लूड्स द नीलगिरी तहार, देखिए जो तमिलनाडु में भी नीलगिरी तहार था, और यहाँ पे हमारे क्या है, नीलगिरी तहार एंड लॉन टेल मकाओ, और यहाँ पे भी क्या है आपका लॉन टेल मकाओ यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हमारा है अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व। जो आपका अचान कमार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में पड़ता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर, बाई सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर है। इंक्लूड्स बंगाल टाइगर, यहाँ पे आपका बंगाल टाइगर मिल जाएगा, और आपका इंडियन बाइसोन पे मिल जाएगा, ठीक है। 15 की बात करते हैं, ग्रेट राम रन ऑफ कच्छ। जब बात करेंगे ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। क्यों फेमस है? यूनिक स्लाइन डेजर्ट इकोसिस्टम, आपको पता है भाई स्लाइन इकोसिस्टम है। होम ऑफ इंडियन वाइल्ड आस, बहुत बार पूछा ये कि इंडियन वाइल्ड आस कहाँ मिलेगा, मतलब जंगली गधे, तो कहाँ मिलेंगे वो? आपको गुजरात में मिलेंगे, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा हमारा? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ मिलता है आपका? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट, इंक्लूड स्नो लेपर्ड। क्या मिलेगा हमारा? स्नो लेपर्ड, और आपका हिमालयन आईबॉक्स है, ये भी यहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, शेषाचलम, ठीक है। ये कहाँ आपका है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ आपका है? आंध्र प्रदेश में है। ये क्यों रिच है? रिच इन सैंडवुड, तो शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं
वहां पे आपका कह सकते हैं सैंडवुड मिल जाता है, सैंडवुड समझ रहे होंगे आप, ठीक है। इंक्लूड्स स्लेंडर लोरिस, ठीक है, इस पे आपका स्लेंडर लोरिस एंड इंडियन गैंट स्क्वायरल, इंडियन गैंट स्क्वायरल और आपका स्लेंडर लोरिस बहुत इजीली मिल जाते हैं। और लास्ट में आपका 18वां कौन सा आपका है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा आपका है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ मिलता है हमारा, मध्य प्रदेश में, कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है। क्यों फेमस है, नोन फॉर डायमंड माइंस, पता ही होगा आपको कि जो पन्ना है वो हीरे की खान के लिए फेमस है। नेक्स्ट इंक्लूड्स बंगाल टाइगर एंड घड़ियाल, ये आपका बंगाल टाइगर और घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो भी मैंने आपको 18 बताए हैं, जो भी 18 टाइगर्स बताए हैं, इनको याद रखिएगा। और याद रखिएगा पहली बात ये कि क्यों फेमस है, हर साल देखेंगे यूपीएससी इनसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है और स्टेट बेसिस में यहाँ तक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और इनको जितनी बार आप देखेंगे सो दैट इट विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स दैट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।